देवरानी जी, कब तक बच्चे को खाना खिलाती रहोगी? देखो तो घर में कितना काम पड़ा हुआ है। चलो जल्दी से मेरी मदद कर दो। दीदी बस रितु को इतना सा दाल चावल और खिला कर आती हूँ, फिर काम करवा लेती हूँ। तभी सास आती है। छोटी बहू रितु अब 4 साल की हो गई है, खुद से खाना की आदत डाल दे उसे। हाँ माँ, लेकिन उसे बुखार था तो वह नहीं खा पा रही थी। मैं जल्दी से काम कर दे रही हूँ। यह करके नीलिमा रितु को खाना खिलाकर रसोई में जाकर काम करने लगती है। तभी जेठानी आती है। नीलिमा, यह बर्तन धुलकर रसोई साफ़ करके गाजर उबालने के लिए रख देना, शाम में गाजर का हलवा बनेगा। मम्मी का अर्जेंट कॉल आया है, मैं उनसे कॉल पर बात करके आती हूँ। ऐसे सानवी नीलिमा को काम बताकर निकल जाती है। जहाँ नीलिमा काम कर रही थी वहीं सानवी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। फिर ठहाके लगाकर वीडियो कॉल पर अपनी सहेलियों से बात करने लगती है। भाई सानवी के ही मज़े हैं, मानना पड़ेगा सानवी तुम्हें। हाँ और नहीं तो क्या, घर की बड़ी बहू होने का फ़ायदा उठा रही है जेठानी का। थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा मैडम को। सानवी सहेलियों से हंसकर बातें कर रही थी, वहीं रितु बुखार के कारण रो रही थी। तभी उसकी बुआ बोलती है, भाभी देखो ना रितु कब से रो रही है। मुझे कॉलेज का असाइनमेंट करने में डिस्टर्ब हो रहा है, इसे शांत कराओ। राधिका, मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़ा सा आके हेल्प कर दो। जेठानी जी अपनी मम्मी से फ़ोन पर अर्जेंट कॉल में बिजी हैं। तभी सास आती है। छोटी बहू, मैं तो अकेली थी ना, कोई देवरानी ना कोई जेठानी, फिर भी मैंने 3-3 बच्चे अकेले पाले थे, तुमसे एक ही नहीं संभल रही है। और सानवी भी तो सारा दिन काम में लगी रहती है। राधिका अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करेगी क्या? तो उसकी पढ़ाई पर क्या लॉस होगा? बच्चे के साथ भी काम किया जा सकता है बहू। नीलिमा चुपचाप सास की बात सुन रही थी और जल्दी जल्दी किचन का काम संभाल कर अपना बच्चा संभालती है। नीलिमा गरीब घर से आई थी। दहेज में ज़्यादा सामान ना लाने और उसके पति की कम कमाई के कारण घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था और सारा दिन उसे नौकरानी की तरह काम में लगाए रहते थे सब। वहीं सानवी के हस्बैंड की अच्छी नौकरी थी, जिस कारण सास नंद भी बड़ी बहू की तरफदारी करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलिमा घर का सारा काम संभालती, साथ ही जेठानी के बच्चे का भी ख्याल रखती, उसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खिलाती। एक दिन, काव्या बेटा ये लो रोटी सब्जी खा लो, तभी जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी रोटी सब्जी मम्मी, मुझे रोटी सब्जी नहीं पसंद है। अजी देखो ना, आपकी लाडली तो जब देखो तब नखरे करती है। क्या खाएगी बेटा, मेरी रानी बिटिया क्या खाएगी? सब्जी नहीं खाएगी तो क्या खाएगी बताओ पापा को। पापा मैं बर्गर खाऊंगी। ठीक है, मैं मंगा देता हूँ। तभी सानवी बोलती है, नहीं नहीं, बाहर के बर्गर अनहेल्दी होते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तभी नीलिमा बोलती है, मैं बना देती हूँ। तभी नीलिमा की जेठानी बोलती है, तुम्हें बनाने आता भी है? तब नीलिमा बोलती है, भाभी यूट्यूब में आजकल हर चीज़ की रेसिपी आती है, मैं यूट्यूब से देखकर बना दूँगी। ठीक है, मैं सामान मंगा देती हूँ, तुम बना देना। इसके बाद सानवी बर्गर का सामान मंगवाती है और नीलिमा यूट्यूब से देखकर काव्या के लिए बर्गर बनाती है। चलो अपनी रितु के लिए भी एक बर्गर बना लेती हूँ, इसी बहाने मेरी रितु को भी अच्छा खाने को मिलेगा। फिर जैसे ही रितु के लिए बर्गर बनाने आती है तभी सानवी वहाँ आ जाती है। नीलिमा से बोलती है, बन गया बर्गर, कब दोगी? काव्या को भूख लगी है। हाँ दीदी बस ये लो, मैं लेकर आ ही रही थी, और यह बर्गर का सामान भी दे दो। सानवी बर्गर का सामान और जो बर्गर बना हुआ था वो सब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सारा सामान उठाकर ले जाती है। यह देखकर नीलिमा को बहुत दुख होता है। वह मन में सोचती है, मेरी भी छोटी सी बेटी है, एक बार भी जेठानी जी ने यह नहीं सोचा कि एक बर्गर रितु के लिए भी दे दूँ। सारा सामान भी उठाकर लेकर चली गई। वहीं रात में नीलिमा अपने पति से सारी बात बताती है। नीलिमा, तुम तो समझदार हो, इतनी छोटी चीज़ों के लिए अगर मुझसे कहोगी तो बाहर का काम देखूं या घर का? हाँ, और भाभी ने रितु के लिए बर्गर बनाने की नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं रितु के लिए बाहर से ले आऊँगा, लेकिन बाहर बहुत महंगा मिलता है बर्गर। आपके पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, आप रहने दो, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आए दिन सानवी नीलिमा को काम में उलझवाए रहती थी। नीलिमा सास नंद जेठानी सबका काम अकेले ही करती, वहीं सानवी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग में ही बिजी रहती थी। वहीं एक दिन नीलिमा, तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें रितु को आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। अजी सच में? लेकिन माँ जी और दीदी देखेंगी तो डांटेंगी। नीलिमा बोलती है अपने पति से, कभी कभी तो टाइम मिलता है, और अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा समय भी ना बिताऊं तो क्या? चलो
अब नीलिमा जल्दी से अपना पल्लू झाड़ कर आईने को खुद को निहारती है और बिंदी ठीक करके रितु को गोद में ले जाती है और दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। पापा, मैं कोन वाली आइसक्रीम खाऊंगी। ओके बेटा, मेरी लाडली गुड़िया को कोन वाला आइसक्रीम चाहिए। माँ, क्या खाएगी? चोकोबार। नीलिमा बोलती है, मैं चोकोबार खाऊंगी। पुनीत 3 आइसक्रीम लेकर आता है और साइड में बेंच पर बैठकर तीनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं सानवी की सहेली पारुल वहाँ से गुजर रही होती है और नीलिमा को आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है और वह तुरंत सानवी को कॉल लगा देती है। और सानवी, क्या कर रही हो? सोकर अभी उठी हो, अब जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने। चल बढ़िया है तेरा। अभी मैंने मार्केट में तेरे देवर देवरानी को आइसक्रीम की दुकान पर देखा तो तेरी याद आ गई। चल रखती हूँ, अभी ऑफिस से छुट्टी है, घर जा रही हूँ, पहुँच कर कॉल करती हूँ। और उसकी सहेली पारुल फ़ोन रख देती है और चली जाती है। तभी इधर सानवी, अच्छा तो मेम साहब जी बाज़ार जाकर आइसक्रीम खा रही हैं और यहाँ हम घर पर बैठे हैं। सानवी चाहे जो करे, लेकिन वो नीलिमा की छोटी छोटी खुशियों में भी जल भून जाती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। घर में जब भी सानवी कुछ खाने को मन होता तो चुपके से अपने पति से बाजार से मंगवा कर खा लिया करती थी और घर में छोटी बच्ची सास नंद किसी को भी नहीं पूछती थी। एक दिन, माँ, मुझे समोसे खाने हैं, मन कर रहा है। पता है, कल बड़ी माँ ने बड़े पापा से समोसे मंगाए थे और उन्होंने काव्या को दिया, खुद खाया। मैंने कहा तो कहती हैं कि ख़त्म हो गया है। दीदी की तो हमेशा से आदत है। मैं पापा से कहकर मंगवा दूंगी बेटा, तू चिंता मत कर। नीलिमा पुनीत को कॉल करके समोसे लाने के लिए कह देती है। पुनीत बोलता है, ठीक है, मैं आते समय ले आऊँगा। वहीं पुनीत घर में सभी के लिए समोसे लेकर आता है। तभी सानवी बोलती है, देवर जी, लगता है आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं। घर खर्च के लिए तो पैसे नहीं निकलते हैं और अब यह बाहर के चटपटे खाने के लिए पैसे हो गए हैं। सब देवरानी जी की मेहरबानी है। तभी सास बोलती है, हाँ पुनीत, आजकल मैं भी देख रही हूँ तू घर खर्च में बहुत कम पैसा देता है। तभी पुनीत बोलता है, माँ, पगार कट के आ रही है, कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। तभी उसकी बहन बोलती है, भैया मेरे कॉलेज की फ़ीस भी नहीं देते हैं, आपसे खर्च मांगूँ तो पैसे नहीं देते हैं और अब पैसे आ गए, मेरी ही गलती है जो मैंने समोसे मंगा लिए। जेठानी जी जो भी करें सब ठीक है, मैं चीप कर नहीं मांग रही थी, इसीलिए मैं गलत हूँ। सभी चाव से समोसे खाते हैं। वहीं नीलिमा और पुनीत को 4 बातें भी सुनाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सानवी को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बोलती है, अरे मेरी बच्ची कैसी है, ससुराल में सब ठीक है ना? तो बढ़िया है ना बेटा, आप बताओ माँ। मेरी तो सब कुछ ठीक है। तेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी में खींचातानी चल रही है बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ उनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से। मेरे घर में तो मैं नीलिमा को उंगली पर नचाती हूँ माँ, समझी? देखना बेटा, कहीं तू नचाते नचाते खुद न नाचने लगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि देवर जी कम कमाते हैं तो घर में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए पड़ते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, देखा अब आई ना बात सामने, अभी तो तेरे छत पर भी घर नहीं बना है। एक में रही तो आगे चलकर सास कहेगी कि दोनों बेटे पैसे लगाएं। मैं तो कहती हूँ कि तू बंटवारा करवा ले बेटा, इतने साल से एक में रह रही है ना, वरना आगे चलकर अगर तेरी देवरानी ज़्यादा सायानी हो गई तो मेरे घर जैसा हाल हो जाएगा तेरा। तभी सानवी बोलती है, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं देखती हूँ। माँ के भड़काने पर अब सानवी भी गलत होने के बारे में सोचने लगी। वहीं सानवी अब देखती है कि पुनीत घर में ज़्यादा पैसे खर्च के लिए नहीं दे रहा है। फिर एक दिन अपनी सास से कहती है सानवी, माँ जी देख रही हैं, देवर जी के पास देवरानी जी के शौक़ पूरे करने के लिए पैसे हैं। कभी समोसे आते हैं तो कभी साथ जाकर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और घर खर्च में थोड़े पैसे देकर पल्ला झाड़ लेते हैं सब। तभी उसकी सास बोलती है, हाँ बहू, मैं देख रही हूँ, नीलिमा जितनी सीधी बनने की कोशिश करती है यह इतनी सीधी है नहीं। अब तो मुझे पुनीत से बात करनी ही होगी। तभी सानवी बोलती है, अब तो हम दोनों की फैमिली हो गई है मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ दोनों को अलग कर दो, यही सही रहेगा। तभी उसकी माँ बोलती है, मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा, तब इस छोटी बहू को पैसों की अहमियत पता चलेगी। अगर अलग हुए तो मैं तो नीचे का ही घर लूँगी, ऊपर एक कमरे में मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वैसे भी हम ज़्यादा कमाते हैं। तभी दोनों भाई वापस आते हैं। जब शाम को पुनीत और अजय घर आते हैं, पुनीत, सैलरी आ गई बेटा? तभी पुनीत बोलता है, हाँ माँ, ये लीजिए, घर खर्च के 8,000 रुपये, ये लो। माँ, मेरे घर खर्च के 25,000 रुपया। छोटा बेटा बोलता है, पुनीत, इस बार तुमने 2,000 रुपये कम दिए हो घर खर्च के पैसों में।
तभी पुनीत बोलता है, माँ आपको तो पता है मेरी 10,000 की सैलरी है, उसमें रितु और नीलिमा के खर्च भी होते हैं। उसके बाद मैं आपको 10,000 देता हूँ और पेट्रोल का खर्चा भी लगता है। और मैंने आपको बताया था कंपनी लॉस में चल रही है, इस बार सभी की पेमेंट कट के आई है तो मेरी भी पगार में 2,000 कट गए हैं। पुनीत, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अजय अकेले 25,000 रुपये देता है घर खर्च में। मैं तो कहती हूँ अब दोनों बाल बच्चे वाले हो गए हो, दोनों ही अलग हो जाओ। अब किसे कहाँ रहना है खुद डिसाइड कर लो। माँ जी देखो, अब तक मैं चुप थी लेकिन अब नहीं। मेरे पति हमेशा से घर खर्च में ज़्यादा पैसे देते हैं तो मैं तो कह देती हूँ कि मुझे ग्राउंड फ्लोर का घर ही चाहिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर छत पर रहने नहीं जाऊँगी। तभी उसकी बहन बोलती है, देखो भाई, जिसे जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। इट्स ओके राधिका। देखो देवर जी, देवरानी जी, आप लोगों की फैमिली छत पर 2 कमरे हैं, वहीं पर जाकर अपनी ज़िंदगी जियो, वहाँ शिफ्ट हो जाओ और मैं नंद जी माँ जी के साथ नीचे रहूँगी। बात खाने की है तो सुबह माँ जी नंद जी आपके यहाँ खा लेंगी, शाम को मेरे यहाँ, आप लोगों को जो सही लगे। नीलिमा बोलती है, मेरा कहा तो होगा नहीं तो कहकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो आप लोग को ठीक लगे वही आप लोग करिए। देखो तो देवरानी जी के नखरे अभी से शुरू हो गए हैं। सानवी बोलती है, तो डिसाइड हो गया, बड़ी बहू नीचे रहोगी और छोटी बहू ऊपर रहोगी। अब जब तुम दोनों अपने खर्चे खुद उठाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा पैसों की अहमियत। इतना कहकर सुनीता जी वहाँ से चली जाती हैं और बंटवारे जैसा तय हुआ था नीलिमा छत पर शिफ्ट हो जाती है, वहीं सानवी नीचे। सानवी का घर तो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर था। वहीं छत पर बने कमरे का कंस्ट्रक्शन हुए बहुत समय हो गया था, जिसके कारण बारिश में छत टपकती थी और दीवारें भी काफ़ी पुरानी थी। छत चारों तरफ से खुली होने के कारण हर मौसम में वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल था। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बारिश में सब कुछ पानी पानी और ठंड में तेज़ हवा बहने के कारण सर्दी भी ज़्यादा होती थी। दोनों बहुएं अब अपने अपने घर में बनाती खाती थी। एक दिन नीलिमा अपने पति से बोलती है, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हो रहे हैं? 15,000 महीने के खर्च में घर चलाना, ऑफिस के लिए बाइक का पेट्रोल और रितु के खर्च सब मैनेज होना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीलिमा बोलती है, अजी आज काव्या का बर्थडे है, हम क्या कर सकते हैं? काव्या के लिए मुझे तो आइडिया भी नहीं है। काव्या को बर्गर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ क्यों न काव्या के लिए बर्गर बनाऊं और हम उसके बर्थडे पर सभी को बर्गर खिलाएंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है काव्या के लिए? भैया हमेशा हर चीज़ खुद से करते हैं, हम करेंगे तो घर वालों को अच्छा लगेगा। तभी पुनीत बोलता है, ठीक है, तुम बता दो क्या क्या सामान लाना है, मैं ला दूंगा। नीलिमा एक पर्ची में सारे सामान की लिस्ट बनाकर पुनीत को दे देती है और पुनीत सुपरमार्केट से बर्गर के लिए बर्गर बर्न, चीज़, तंदूरी चीज़, मेयोनीज और टिक्की के लिए ढेर सारी वेजेस लेकर आता है। वहीं नीलिमा पूरा घर अच्छे से डेकोरेट करती है और काव्या के लिए और सभी मेहमानों के लिए बर्गर तैयार करती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन काव्या का बर्गर सबसे हटकर होना चाहिए। क्यों ना मैं इसे डबल बर्गर करके इस पर स्माइली बना दूं, काव्या खुश हो जाएगी। फिर नीलिमा काव्या के लिए 2 मंजिला बर्गर बनाती है, उसमें स्माइली बना देती है और कुछ ही देर बाद सभी मिलकर केक काटते हैं और काव्या खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। जिसके बाद नीलिमा काव्या को बर्गर देती है। तभी काव्या बोलती है, अरे चाची वाह, आपने बर्गर बनाया है, इट्स बेस्ट गिफ्ट। यह 2 मंजिला बर्गर है और इस पर तो स्माइली भी आपने बनाया है, आज तो मज़ा आ जाएगा मुझे। काव्या बड़ी खुश होती है और बड़े चाव से नीलिमा का बनाया हुआ बर्गर खाती है। वहीं बाकी लोग भी नीलिमा का बनाया हुआ बर्गर खूब तारीफ़ करते हैं और अच्छे से खाते हैं। वैसे तो अगर बर्गर मैं नहीं पसंद करती हूँ सुनीता बहन, आपकी बहू ने बड़ी अच्छे से कमाल की बर्गर बनाई है। वाकई राधिका, तेरी बहू तो बहुत ही अच्छा बर्गर बनाई है। सानवी तेरी देवरानी थोड़ी सी गंवार है, लेकिन फास्ट फूड और ज़माने के हिसाब से खाना बनाने में काफ़ी मॉडर्न है, मानना पड़ेगा। इसके सामने तो मैकडी का भी फेल है बर्गर। इसी तरह सब मेहमान नीलिमा की खूब तारीफ़ करते हैं और पार्टी मनाकर अपने घर चले जाते हैं। रात में तभी नीलिमा और पुनीत दोनों आपस में बात करते हैं, वाह नीलिमा, आज तुम्हारी वजह से काव्या का दिन बन गया। हाँ जी देखा, वैसे इससे मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर दूं। तभी पुनीत बोलता है, तुम पागल हो गई हो, आखिर कौन क्यों ही तुम्हें बर्गर बनाने देगा? बाज़ार में ऐसी
बहुत दुकानें हैं और तुम बेचोगी तो दुकान कहाँ लगाओगी? छत पर? कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, यह फ्लॉप आइडिया है। तभी नीलिमा बोलती है, आपकी 15,000 की सैलरी में दोस्तों से उधार लेकर घर चला रहे हो। देख लो, रितु बड़ी हो रही है, कल को स्कूल जाएगी, उसके लिए भी पैसे चाहिए। ऐसे ही रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जो घर बंटवारे में मिला है ना, देख देख रहे हो, ठंड आ रही है, हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ रहने में। नीलिमा की बात सुनकर पुनीत को ठीक लगता है, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें आइडिया समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं ऐसा यूनिक करे कि उनका बिजनेस चल जाए। तभी रितु मोबाइल में कार्टून देख रही होती है, जहाँ कार्टून में एक औरत 5 मंजिला केक बनाती है। तभी वह अपने मम्मी को बताती है, मम्मा आप ही 5 मंजिला केक बनाओगी, देखो कितना प्यारा है। वो आंटी खुद पैसे कमा रही हैं केक से। रितु की बात सुनकर नीलिमा के दिमाग की बत्ती जल जाती है। तभी पुनीत आता है। रात में पुनीत जब घर आता है तो सुना, आज मैंने रितु के कार्टून में देखा एक लेडी 5 मंजिला केक बना रही थी, तो मुझे आइडिया आया, क्यों ना हम 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचें। यह काफ़ी यूनिक होगा और बिक्री इससे बढ़ जाएगी। तभी पुनीत बोलता है, यार नीलिमा ऐसे बकवास आइडिया लाना बंद करो, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। मेरा बॉस ने जॉब से निकाल दिया यह कहकर कि काम अच्छा नहीं कर रहे हो, और रीज़न यह है कि अब क्या होगा जी, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों पति पत्नी और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि घर कैसे चलेगा। वहीं नीलिमा सोच लेती है कि जब तक वह 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचकर दिखाएगी नहीं, तब तक पुनीत भी उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। नीलिमा अपने मन में ठान लेती है, लेकिन दिक्कत यह थी कि नीलिमा बेचे भी कैसे। एक दिन नीलिमा को उसकी सहेली का कॉल आता है, कैसी है नीलिमा? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जिसके बाद नीलिमा सुजाता को सारी बात बताती है और अपना प्लान भी बताती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे पगली, इतनी सी बात, तेरे आइडिया में दम है और तू 7 मंजिला बर्गर छत पर से ही बेचना शुरू कर दे, दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड किचन से शुरू कर, बहुत अच्छा चलेगा। सुजाता नीलिमा को क्लाउड किचन के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद सुजाता अपने पास रखे कुछ पैसे लाकर कम इन्वेस्टमेंट में के साथ घर में ही क्लाउड किचन खोलती है और अपना 7 मंजिला बर्गर तैयार करती है। वहीं नीलिमा जब 7 मंजिला बर्गर तैयार कर रही होती है तो उसकी पड़ोसने भी छत से पर देखकर हैरान रह जाती हैं। नीलिमा ने क्या बना दिया, यह तो दुनिया के 8वें अजूबे जैसा है, पहले कभी मैंने 7 मंजिला बर्गर नहीं देखा था। यह नीलिमा के हाथ के बर्गर बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे तो अभी से इसका 7 मंजिला बर्गर देखकर लालच आ रहा है। तभी नीलिमा बोलती है, दोनों पड़ोसियों को बात करते हुए सुन लेती है और बोलती है, जीविका दीदी, मैंने क्लाउड किचन शुरू किया है 7 मंजिला बर्गर बनाने के लिए। आपको भी खाने का मन है तो एनी टाइम ऑर्डर कर सकती हैं, 7 मंजिला बर्गर रेडी हो जाएगा। तभी नीलिमा, एक काम करो, तुम अभी ही बना दो, मुझे यह देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। नीलिमा दीदी, मेरे लिए भी एक 7 मंजिला बर्गर बना दो, मैं अपने पति और बेटे के साथ खाऊंगी। जी ठीक है, अभी बनाकर देती हूँ। जिसके बाद नीलिमा दोनों पड़ोसियों के ऑर्डर पर 7 मंजिला बर्गर तैयार करती है और अपनी छत पर से ही पड़ोसन को उनका बर्गर पार्सल कर देती है। हमारी छत जुड़ी होने के कितने फ़ायदे हैं ना, नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट पार्सल मिल गया। चलो मैं खाकर रिव्यू दूंगी। दोनों पड़ोसने अपने परिवार के साथ बैठकर नीलिमा का बनाया 7 मंजिला बर्गर इंजॉय करते हुए खाती हैं। तभी दोनों बात करते हैं, वाकई नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर के आगे तो शहर के फेमस बर्गर आउटलेट हैं, यह इतना स्वादिष्ट है। अब तो जब भी पार्टी करने का मन हो, नीलिमा भाभी से कहकर 7 मंजिला बर्गर ही बनवा लेना। हाँ जी, ऐसा ही करूँगी। वहीं अब सारे शहर में जीविका और शोभा दोनों पड़ोसनी मिलकर अपने आसपास के लोगों के बारे में भी बताते हैं। नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर की खूब तारीफ़ करती हैं। एक दिन नीलिमा की पड़ोसी छत पर धूप सेक रहा था और नीलिमा, भाभी जी, पड़ोस वाली भाभी बता रही थी कि आपने 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचना शुरू किया है, क्या आप मेरे लिए बना देंगी? तभी नीलिमा बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर, अभी बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद नीलिमा 7 मंजिला बर्गर तैयार करती है, लेकिन प्रीतम की छत उसकी छत से दूर थी। अब नीलिमा कंफ्यूज हो जाती है कि वहाँ प्रीतम के छत पर बर्गर कैसे भेजें। फिर नीलिमा 7 मंजिला बर्गर को सेफली एक बाल्टी में रखती है और एक बड़ी सी रस्सी प्रीतम की छत पर फेंकती है। फिर उसमें बाल्टी डालकर सरका देती है और प्रीतम को उसका 7 मंजिला बर्गर आसानी से मिल जाता है। अरे वाह भाभी जी, आपका जुगाड़ तो बड़ा मज़ेदार है।
मुझे बर्गर मिल गया। जिसके बाद प्रीतम मज़े से नीलिमा का बनाया 7 मंजिला बर्गर खाता है और खूब एंजॉय करता है। धीरे धीरे नीलिमा का बर्गर पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाता है। अब जब पड़ोसियों को खाना बनाने का मन नहीं होता तो वह नीलिमा को 7 मंजिला बर्गर का ऑर्डर दे देती हैं और एक ही बर्गर में पूरा परिवार पेट भरकर खा भी लेता है और उनकी एंजॉयमेंट भी हो जाती है। कभी नीलिमा रस्सी और बाल्टी से बर्गर बनाकर देती थी, दूसरी तरफ छत पर पहुंचाती तो कभी छत पार करके बर्गर डिलीवरी करती। कभी तो पड़ोसी छत पार करके नीलिमा की छत पर बर्गर खाने आते और धीरे धीरे इन सब की भनक सानवी को पड़ जाती है। पता नहीं यह कलमुही छत पर कौन से रास रचाती है। जब देखो तो बॉस पड़ोस के औरतें और मर्द इसके घर में घुसे रहते हैं। लोग आजकल छत पार करके घर आ रहे हैं। तभी सास बोलती है, अच्छा बहू, इनमें से नीलिमा को अलग कर दिया तो कितना अच्छा हुआ, हमारे घर में भी यह गंदगी होती। अब से तू ही मेरा खाना बनाना, मैं उस कलमुही के घर खाना खाने नहीं जाऊंगी। यह सानवी ने जो सोचा था कि बंटवारे के बाद उसके मज़े हो जाएंगे, अब तो सास की आधी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। मेरा किया मुझ पर ही भारी पड़ गया, सानवी सोचने लगती है। वह कलमुही जब एक में थी तो कुछ नहीं तो काम, घर का काम तो करती थी, अब तो यह सब भी मुझे ही करना पड़ेगा। नाक कटवा दी उस कलमुही ने। सानवी यहाँ सास ननद की भी जिम्मेदारी अब उठाने लगी। वही नीलिमा का 7 मंजिला बर्गर लोगों में काफ़ी फेमस हो गया था। मोहल्ले में सभी उसकी तारीफ़ करते और अपने जानने वाले और बाकी लोगों को भी उसके बारे में बताते, जिस कारण अब नीलिमा के पास ऑनलाइन 7 मंजिला बर्गर के ऑर्डर भी आने लगे थे। नीलिमा अपने छोटे से किचन में ही 7 मंजिला बर्गर तैयार करती। तभी नीलिमा, यह तो बन गया, लेकिन इसे देने के लिए नीचे जाऊंगी तो सास माँ और जेठानी जी फिर से तिरछी नज़रों से देखेंगी। तभी नीलिमा, डिलीवरी वाले भैया, आप मेरे घर के पीछे साइड खड़े रहो, मैं रस्सी में बांध कर पार्सल देती हूँ। और फिर नीलिमा एक बाल्टी में रस्सी बांधकर 7 मंजिला बर्गर को अच्छे से रैप करके नीचे डिलीवरी वाले भैया को दे देती है और वह उसे लेकर चला जाता है। ऐसे ही अब नीलिमा के पास ढेर सारे ऑर्डर आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वह 7 मंजिला बर्गर बेचकर काफ़ी पैसे जमा कर लेती है। वहीं पुनीत रोज़ अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू देता है, लेकिन वहीं कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक रात तकरीबन 3 बजे पड़ोसन रकुल नीलिमा की छत पर कूद कर आती है, नीलिमा भाभी उठिए। वो 2-3 बार आवाज़ लगाती है। तभी अचानक नीलिमा की आँख खुलती है और वह डर जाती है। मुझे लगा कि कोई चोर है। रकुल, इतनी समय तुम यहाँ? भाभी, बहुत ज़ोरों की क्रेविंग हो रही है, आपके 7 मंजिला बर्गर खाने का मन हो रहा था, आप बना दोगी? तभी नीलिमा किचन में जाती है, फिर देर रात उठकर रकुल के लिए 7 मंजिला बर्गर बनाती है और उसे दे देती है। वाओ, इट्स यमी भाभी, ये लो 300 बर्गर के और यह 200 इतनी रात में इतना एफोर्ड करने के लिए, थैंक यू भाभी। और रकुल अपना बर्गर खाकर छत कूद कर वापस अपने घर चली जाती है। वहीं इतनी रात में भी नीलिमा को काम करते देख पुनीत भावुक हो जाता है। नीलिमा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही जॉब ढूंढ लूँगा, फिर तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीलिमा बोलती है, अरे पतिदेव, अब आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि आराम से आपको सरप्राइज़ दे दूँगी, लेकिन लगता है गुड न्यूज़ देनी पड़ेगी, वरना आप अभी ही मेरे एफर्ट देखकर रो दोगे। जिसके बाद नीलिमा अपने पास से 50,000 लेकर पुनीत के सामने रखती है। यह इतने सारे पैसे? पुनीत देखकर घबरा जाता है। यह इस महीने की कमाई है, और सुनो, इस पैसों से हम अब इस छत को और अपने घर को रेनोवेट करते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना टेबल कुर्सी लगा कर लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई जाए, ताकि लोग हमारे यहाँ जब 7 मंजिला बर्गर खाने आए तो आराम से बैठकर एंजॉय करते हुए खाएं। तभी पुनीत बोलता है, अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम खुद का कैफ़े खोलने जा रहे हैं और इसी छत पर। इसके बाद पुनीत अपनी छत को रेनोवेट करवाता है और नीलिमा एक कमरे में अपना किचन सेटअप करती है और दूसरे कमरे में रहती है। उसी के सामने अपनी बड़ी सी छत पर नीलिमा ढेर सारे टेबल कुर्सी लगाती है और आसपास ढेर सारे पौधे, ताकि वहाँ एक वाइब बनी रहे और प्यारी सी लाइटिंग भी करती है। जिसके बाद नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर खाने के लिए लोग अब उसकी छत पर आते हैं और वहाँ आराम से बैठकर 7 मंजिला बर्गर खाते हैं। नीलिमा भाभी जी, आपके 7 मंजिला बर्गर
का स्वाद तो पूछिए मत, पूरे सिटी में बेस्ट है। ऐसे ही अब कल्पस भी अपनी डेट नाइट के लिए नीलिमा के छत पर बने कैफ़े एरिया में आते हैं और 7 मंजिला बर्गर खाकर मेमोरी बनाने ढेर लगते हैं। धीरे धीरे नीलिमा का 7 मंजिला बर्गर पूरे सिटी में फेमस हो जाता है। वहीं पड़ोस ने, अरे सानवी दीदी, देखो तो नीलिमा जी कितना बढ़िया बर्गर बनाती हैं। कभी आपने देवरानी के हाथ का बर्गर खाया कि नहीं? तुमने खा लिया ना? शोभा, तो अपना मुंह बंद रखो। और फिर तभी एक आदमी घर में घुसा चला आ रहा था। ये देखकर राधिका, अरे ओ मैम, आप साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे आप कौन हैं? मैं तो ऊपर अपने कैफ़े एरिया में जा रहा हूँ, मुझे 7 मंजिला बर्गर खाना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जिसके बाद वो धर्मेश ऊपर छत पर चला जाता है और मज़े से ऑर्डर देकर अपना 7 मंजिला बर्गर खाता है। वहीं नीचे सानवी, देख रही हो ना माँ जी, ये कलमुही अब मर्दों को घर में बुला रही है, आप लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। तभी सास बोलती है, बहू वह अपना काम कर रही है और होटल चलाने में कोई बुराई नहीं है। बहू अच्छा 7 मंजिला बर्गर बनाती है, मैंने भी खाया था उसके हाथ का बर्गर, तू फालतू में नीलिमा को गालियाँ मत दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सानवी को नीलिमा की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं एक बार नीलिमा को 7 मंजिला बर्गर बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और नीलिमा सुबह जल्दी उठकर 207 मंजिला बर्गर तैयार करती है। और फिर सानवी आती है, अच्छा तो मैडम को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तब तो इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना ही पड़ेगा। नीलिमा थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जाती है और तभी सानवी नीलिमा के बनाए बर्गर में फूड पॉइजन की दवा मिला देती है। लेकिन तब तक नीलिमा वहां आकर चुपके से सब देख लेती है और फिर सानवी, अब तो मज़ा आएगा, जो भी नीलिमा के साथ मंजिला बर्गर खाएगा उसको फूड पॉइजन होगी और सभी नीलिमा को चप्पल जूते मारेंगे। वहीं नीलिमा अब अपने छत पर बैठकर रो रही थी। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने सही समय पर जेठानी जी को फूड पॉइजन की दवा मिलाते देख लिया, वरना कितने लोग बीमार हो जाते। इससे अब बड़ी सी बोरी लेकर इसे भरकर फेंक आती हूँ, गलती से बच्चे खा लिए तो बीमार हो जाएंगे। नीलिमा बोरी लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है। तब तक काव्या ऊपर छत पर आती है और बर्गर देखकर खुश हो जाती है। नीलिमा जब तक छत पर बोरी लेकर आती तब तक काव्या बर्गर खा लेती है। चाची, ये बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पूरा खा लिया, बहुत मज़ा आया। काव्या इतना कहती है और खाने में फूड पॉइजन की दवा मिली होने के कारण काव्या को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और काव्या ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नीलिमा घबराई सी जल्दी से काव्या को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। बच्चे को बुरी फूड पॉइजन हुई है, ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, जो भी खर्चा आएगा हम भर देंगे, आप सब काव्या का इलाज कीजिए। सानवी के पति की ज़्यादा कमाई होने के बाद ही खर्चे काफ़ी थे और इन्वेस्टमेंट जीरो, जिस कारण नीलिमा काव्या के हॉस्पिटल का पूरा खर्च उठाती है और अच्छे से उसका इलाज करवाती है। वहीं सानवी अब अपनी ही गलती पर रो रही थी। नीलिमा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बुरा करने का सोचा और देखो आज मेरी बच्ची ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब काव्या खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी रिकवर हो जाएगी। तभी सास बोलती है, बहू तूने नीलिमा का बुरा सोच कर ठीक नहीं किया, देखो यही है कि कर बुरा तो हो बुरा। तब मैं समझ चुकी हूँ माँ जी, देवर जी, देवरानी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। आपने प्रॉफिट के चक्कर में मैंने घर का बंटवारा करा दिया और जलन चक्कर में आज मैं इस हद तक आ गई कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। नीलिमा अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और कुछ दिनों में काव्या भी ठीक हो जाती है। लेकिन नीलिमा ने अपनी कमाई का सारा पैसा काव्या के इलाज में लगा दिया था। जिसके बाद अब सानवी भी नीलिमा के साथ मंजिला बर्गर बनाने में उसकी मदद करती है और दोनों बहू मिलकर छत से ही 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचती हैं। धीरे धीरे दोनों खूब पैसे कमाती हैं और नीलिमा अपना घर बनवा कर घर के ऊपर छत पर ही बड़ा सा 7 मंजिला बर्गर रेस्टोरेंट खोलती है और सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और सास भी बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?